तो स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का सी एस एग्जीक्यूटिव सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड इट्स क्लोजर की क्लास में। यहां पे हम लोग चैप्टर नंबर 2 से एक धमाकेदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं एंड उस पर्टिकुलर टॉपिक का नाम है भाई ओपीसी, दैट इज 1% कंपनी। अब इस 1% कंपनी के बारे में मैं तुम लोगों को क्या ही बताऊं। जैसे ही मैं इस ओपीसी का नाम लेता हूं तो काफी सारे स्टूडेंट्स मुझे ये रिप्लाई करते हैं कि सर ये ओपीसी तो वही है जो हम सी एस डबल ई टी में जो टाइप्स ऑफ कंपनी वाला हमारा टॉपिक था उस टाइप्स ऑफ कंपनी वाले हमारे टॉपिक में हम लोग ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। बट प्लीज 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 वहां पे तुम लोगों ने जो पढ़ा था वो केवल और केवल इतना पढ़ा था भाई कि एज पर सेक्शन नंबर 262 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ओपीसी 1% कंपनी मीन्स अ कंपनी वेयर 1% इज एन मेंबर। बस इतना पढ़ा था तुम लोगों ने। एंड जो भी तुम्हारी टीचर थी, तुम्हारे टीचर्स थे या जो भी तुम्हारे मास्टर वगैरह थे भाई हिंदी मीडियम वालों, वहां पे तुम लोगों को इतना बता दिया गया था कि 1% कंपनी में एक मेंबर होता है और वो एक मेंबर क्या करता है, पूरी की पूरी कंपनी को रन करता है। और ये एक नया कॉन्सेप्ट आया था भाई, कंपनीज एक्ट 2013 की देन थी। बस इतना बता दिया जाता था, उसके बाद में ओपीसी के रिस्पेक्ट में कुछ भी डिटेल डिस्कशन नहीं होता था। आज इस पूरे के पूरे लेक्चर में हम लोग जो डिस्कशन करने वाले वो डिस्कशन होगा हमारा ओनली एंड ओनली बेस्ड ऑन 1% कंपनी। हम लोग 1% कंपनी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखो सारी की सारी चीजें अभी तुम लोगों को यहां पर मिल जाएगी। इनिशियली 5 to 10 मिनट्स तुम लोगों को पूरा की पूरा ध्यान जो है वो सुनने पे होना चाहिए। यदि इनिशियली तुमने 5 to 10 मिनट्स प्रॉपरली सुन लिया, कॉन्सेंट्रेशन के साथ में देख लिया भाई, बिलीव मी यार, बिलीव मी, लाइफ में कभी तुम ये 1% कंपनी वाला जो कॉन्सेप्ट है कभी भी नहीं भूलने वाले हो। हमेशा लाइफ टाइम याद रहेगा, विथ फॉर्म नंबर याद रहेगा, विथ डेज याद रहेगा, विथ जो जो लीगल रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी लीगल रिक्वायरमेंट के साथ में याद रहने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हमको हमारी मेन स्क्रीन पे जाना पड़ेगा जहां पर मैं तुम लोगों के साथ में 1% कंपनी के रिस्पेक्ट में काफी सारा डिस्कशन कर पाऊंगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहां पर शुरू करेंगे। ओपीसी दैट इज 1% कंपनी। सर ये जो ओपीसी 1% कंपनी है ये हमारे सिलेबस में सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी में कहां पे फॉल होगा? गुड क्वेश्चन। ये फॉल होता है भाई तुम्हारे चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में फॉल होने वाला है, जहां पे हम लोग और बहुत सारा डिस्कशंस भी करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइप्स ऑफ कंपनीज। ओके, एंड एक मास्टर चार्ट भी मैं तुम लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। इनफैक्ट कुछ लोगों के साथ में शेयर कर चुका हूं एंड जिनके साथ में शेयर नहीं किया उनके साथ में मैं यहाँ पे शेयर भी कर दूंगा। ठीक है, अभी नाउ सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो डिस्कशन कर रहे हैं भाई 1% कंपनी होती क्या है। देखो यार सुनो ध्यान से, लाइक अ सोल प्रोपराइटर है ना, सोल प्रोपराइटर। सोल प्रोपराइटर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़ा था। सोल प्रोपराइटर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि भाई एक अकेला इंसान, सारा की सारा प्रॉफिट उस इंसान का, सारा की सारा लॉस उस इंसान का, सारा की सारा रिस्क उस इंसान का, सारा की सारा रिवॉर्ड उस इंसान का। मतलब भाई कुछ बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो किसी और का इंटरफेरेंस नहीं चाहते अपने बिजनेस में। वो चाहते हैं कि बिजनेस मेरा है, मैं अकेला ही रन करूं, मैं अकेला ही उसको प्रॉपरली रन करूं। तो भाई जो सोल प्रोपराइटरशिप का कॉन्सेप्ट था, उस सोल प्रोपराइटरशिप के कॉन्सेप्ट को कॉर्पोरेटाइजेशन के कल्चर में कन्वर्ट करने के लिए, कॉर्पोरेट कल्चर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पूरे की पूरे कंपनीज एक्ट में कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं था। मतलब कि पार्टनरशिप को तुम कंपनी में कन्वर्ट कर सकते थे, एलएलपी को तुम लोग कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हो, अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को तुम लोग कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन जहां पे बात आती थी कि भाई सोल प्रोपराइटरशिप को कंपनी में कन्वर्ट करना है, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप को कंपनी में कन्वर्ट करने के लिए यू नीड एटलीस्ट 2%, जब जाके तुम लोग क्या कर सकते थे, वहां पे प्राइवेट कंपनी बना सकते थे। तो ये बहुत पेनफुल होता था, बहुत प्रॉब्लमेटिक होता था, बहुत परेशानी होती थी भाई सोल प्रोप्राइटर को। तो इस वजह से क्या होता था कि सोल प्रोप्राइटर्स जो होते थे वो जनरली कभी भी कॉर्पोरेट फॉर्मेट में नहीं जाते थे भाइयों। कंपनीज एक्ट 2013 आया और उससे पहले भाई हमारे जे जे ईरानी एक कमेटी थी, जे जे ईरानी साहब थे। उन जे जे ईरानी साहब ने बोला कि वर्ल्ड वाइड कंपनी लॉ का कल्चर क्या है। वहां पे जब हम टाइप्स ऑफ कंपनीज देखते तो ओपीसी दैट इज 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट भी अवेलेबल है। तो हम लोग क्यों ना हमारी कंट्री में ये 1% कंपनी के कॉन्सेप्ट्स को लाए, जिसकी वजह से काफी सारे प्रोफेशनल है लाइक सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग हो गए, कंपनी सेक्रेटरी लोग हो गए, लॉयर्स लोग हो गए, जो आज के समय में सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस करते हैं। तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप में अपनी प्रैक्टिस, अपने बिजनेस को कन्वर्ट कर लेंगे वो लोग किसमें, 1% कंपनी में। तो जब इन तमाम बातों को देखा गया, वर्ल्ड वाइड ग्लोबल रिफॉर्म को देखा गया, वर्ल्ड वाइड कॉन्सेप्ट को देखा गया,
तब जाके भाइयों हमारे इंडिया में कंपनीज एक्ट 2013 जब आया, उसमें सेक्शन नंबर 262 डाला गया और उस 262 में मेंशन किया गया कि हाँ भाई हमारे इंडिया में भी यदि कोई सोल प्रोप्राइटर, यदि कोई एक इंसान कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहता है तो वो कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकता है। और उस कंपनी को हम लोग यहाँ पर कौन सी कंपनी बोलते हैं? 1% कंपनी के नाम से जानते हैं। कौन सी कंपनी के नाम से जानते हैं हम लोग उसको? यहाँ पर 1% कंपनी के नाम से जानते हैं। अब सुनना तुम लोग बात को ध्यान से। सर एक बात बताओ ना, आपने जब डेफिनेशन पढ़ाई थी कि बोले कंपनी, कंपनी का मतलब क्या होता है? बोले कम प्लस पेनिस, मतलब कम टुगेदर फॉर ब्रेड, मतलब ये लोगों का एसोसिएशन है। लोग आते हैं अपनी डे टू डे एक्टिविटीज, प्रॉफिट कमाने के लिए, अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। भाई ये लोग क्या करते हैं? कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं, बिजनेस करते हैं, जिससे क्या मिलता है? हमको प्रॉफिट मिलता है। नाउ सर एक बात बताओ कि 1% कंपनी मीन्स कंपनी वेयर 1% इज एन मेंबर। और बार बार आप ये जो बात बता रहे हो सर, ये बात लिखी हुई है कहां पर? ये बात लिखी हुई है भाइयों सेक्शन नंबर 262 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कहां पे लिखी गई है ये बात? सेक्शन नंबर 262, मतलब 2 क्लॉज 62 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में ये बात लिखी गई है कि 1% कंपनी मीन्स अ कंपनी वेयर 1% एज एन मेंबर। वहां पर जो 1% होता है वो क्या होता है? एज एन मेंबर होता है। ठीक है, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर बोले हमको ना एक टेंशन सता रही है, हमको एक प्रॉब्लम सता रही है। क्या? बोले हम लोगों ने ना डबल ईटी में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी पढ़ा था, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी में हम लोगों ने ये बोला था कि कंपनी का होता है भाई, क्या होता है? अरे क्या होता है? बोले सर कंपनी का होता है एक परपेचुअल सक्सेशन। और परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है? परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है सर नेवर एंडिंग। नेवर एंडिंग का मतलब क्या? कि बोले पीपल में कम एंड गो, डायरेक्टर में कम एंड गो, बट स्टिल कंपनी रिमेन सेम। बोले कंपनी जो है वो क्या करती है? सेम रहती है, वो वही रहती है, वो कहीं पर भी नहीं जाती है। सर एक बात बताओ ना। बोला क्या? बोले सर, बोला आगे तो बोलो। बोले मान लीजिए ये एक पर्सन है, इस पर्सन का नाम क्या है? मिस्टर एक्स। और बोले मिस्टर एक्स ने एक ओपीसी बनाई, एक्स एक्स प्राइवेट लिमिटेड। और जो भी ओपीसी कंपनी होती है उनको सफिक्स में क्या लिखना पड़ता है? ओपीसी। क्या बनाई भाई इसने? एक्स प्राइवेट लिमिटेड। अरे नालायको, ये एक्स वो एक्स नहीं है जो आप लोग समझ रहे हो भाई, ये हमारी नॉर्मल एक्स प्राइवेट लिमिटेड है। तुमको ना जाने एक्स वर्ड से क्या क्या याद आता है, क्या क्या समझ में आता है, मैं आज तक समझ में नहीं आया हूँ, मैं आज तक समझ नहीं पाया हूँ भाइयों कि तुम लोगों के लिए एक्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, क्या बनाई भाई इसने? एक्स प्राइवेट लिमिटेड बनाई, और ये एक ओपीसी थी। अब यहां पर सपोज करते हैं कि एक्स की डेथ हो जाती है। ओ माई गॉड। और जब बोले सर एक्स की डेथ हो गई, तो बोले इस एक्स प्राइवेट लिमिटेड में जो मेंबर था, जो मेंबर था वो केवल और केवल एक ही मेंबर था। और वो एक मेंबर कौन था? एक्स। और जब एक्स की डेथ हो गई तो ये कंपनी जो है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। क्यों डिसॉल्व हो जाएगी? बिकॉज इस कंपनी का कोई सब्सटेंस ही नहीं है, कोई रहा ही नहीं इस कंपनी के अंदर। तो अब ये कंपनी कैसे चलेगी? तो एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम को हमारे लॉ मेकर ने भी क्या किया भाइयों? आइडेंटिफाई किया। एंड आइडेंटिफाई करने के बाद में इन्होंने क्या किया? यहां पर इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि इन ओपीसी 1% कंपनी मींस कंपनी वेयर 1% एज एन मेंबर। केवल और केवल एक ही पर्सन क्या होगा? वहां पर मेंबर होगा। लेकिन यहां पर इन्होंने क्या बोल दिया? अलोंग विथ, अलोंग विथ नॉमिनी। ओ माई गॉड, अगेन ओ माई गॉड। मतलब 1% कंपनी में मेंबर तो एक ही होगा, लेकिन उसके साथ में क्या होगा भाई? एक नॉमिनी भी होगा। तो देखो ना यार, अब तक पहले इतनी सारी की सारी चीजें तुम लोग नोट डाउन करो, पहले सारी चीजें नोट डाउन करो, फिर मैं तुम्हारे सामने मेन स्क्रीन पे आता हूँ। एक ऐसे ही ओपीसी का सेक्शन डाल दो, हेडिंग डालो 1% कंपनी, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं ओपीसी। और उसका नोटबुक में आप लोग सेक्शन लिखो, सेक्शन लिखो, सेक्शन लिखो 262, 2 क्लॉज 60 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। और ये फटाफट से ये नोट डाउन करो। एंड अब मैं तुम्हारे सामने मेन स्क्रीन पे आता हूँ, और मेन आने के बाद में बहुत सारी बातें करूंगा, एंड सारी की सारी चीजें जो है तुम लोगों को मैं नोट डाउन करवा। तो अब हम लोग चलते हैं हमारी प्रेजेंटेशन वाली स्क्रीन को छोड़ के मेन स्क्रीन। हाँ जी, सुनिएगा आप। तो बोले सर 1% कंपनी के बारे में आपने इतना सारा बता दिया,
फटाफट से सर हमको एक पूरा की पूरा एक पिक्चर दिखा दो, पूरा की पूरा एक ओवरव्यू दिखा दो कि 1% कंपनी में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, कैसे मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, कैसे नॉमिनी की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी चीजें सर हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है। मैंने बोला ओके। सुनना भाइयों, सबसे पहले हम लोग अभी प्रीवियसली काफी मिनट से डिस्कशन कर रहे थे कि 1% कंपनी मीन्स अ कंपनी वेयर 1% इज ए मेंबर, दैट्स इट, बात खत्म हो गई कि 1% कंपनी में एक मेंबर होगा और उस एक मेंबर वाली कंपनी को हम लोग कौन सी कंपनी बोलेंगे, ओपीसी बोलेंगे। ठीक है, अब सवाल आता है कि सर वो जो मेंबर होगा क्या वो आर्टिफिशियल पर्सन हो सकता है, नेचुरल पर्सन हो सकता है? देखो सुन लेना, कभी मत भूलना, जो 1% होगा वो 1% एज एन जो मेंबर होगा वो मेंबर हमेशा नेचुरल पर्सन होगा, मतलब आपके और मेरे जैसा नेचुरल पर्सन होगा, वो कभी भी आर्टिफिशियल पर्सन नहीं होगा। सर यदि किसी आर्टिफिशियल पर्सन को किसी कंपनी में मेंबर बनना है तो वो अदर देन ओपीसी किसी भी कंपनी में मेंबर बन सकता है, लेकिन एक आर्टिफिशियल पर्सन कभी भी ओपीसी का मेंबर नहीं हो सकता है। इस चीज को तुम लोग फिक्स कर लेना, कुछ भी नोट डाउन नहीं करना है, सारी चीजें नोट डाउन करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो भी 1% कंपनी का मेंबर होगा वो होना चाहिए इंडियन सिटीजन, और इंडियन सिटीजन होने के साथ साथ रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी होना चाहिए। सर इंडियन सिटीजन भी होना चाहिए, इंडियन सिटीजन के साथ साथ रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी होना चाहिए। सर रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए तो हमको टैक्स वाले सर ने पढ़ाया था कि रेसिडेंशियल स्टेटस में वो 3-4 कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती है, और जब तक वो कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तब तक वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं माना जाएगा। बोले दो तो बेसिक कंडीशन थी, और दो बेसिक कंडीशन के साथ साथ दो एडिशनल कंडीशन थी, फिर वो दो बेसिक और दो एडिशनल कंडीशन को फुलफिल करने के बाद में कोई भी व्यक्ति आर या एनओआर, आर या ओआर बनता था, मतलब रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ऐसे करके कुछ टर्मिनोलॉजीज वहां पर रेसिडेंशियल स्टेटस में यूज होती थी। क्या यहां पर भी एक पर्सन की रेसिडेंसी को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ ऐसी लिमिट होगी क्या? यस, यहां पर भी एक लिमिट है, बट वो लिमिट हमारे इनकम टैक्स लिमिट से अलग है भाई। यहां पर इन्होंने क्या बोला है कि भाई इंडियन सिटीजन के साथ साथ यदि तुमको किसी पर्टिकुलर पर्सन की रेसिडेंशिप चेक करना है तो उसके लिए यह देखना है कि तुम जिस भी पर्टिकुलर ईयर में देख रहे हो, जिस भी पर्टिकुलर ईयर में, उससे प्रीवियस कैलेंडर ईयर में जाना है, और प्रीवियस कैलेंडर ईयर में जाके ये देखना है कि यार वो पर्टिकुलर बंदा जो है क्या वो 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहता है या नहीं रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल यदि मैं किसी भी पर्टिकुलर डेट की बात कर लूं, यदि मैं ईयर 2021 में देख रहा हूं, मतलब 2021 में कैसे कि फॉर एग्जांपल यदि मैं 14th ऑफ दिसंबर 2020 को यदि मेरा मैं स्टेटस देखना चाहता हूं कि क्या मैं इंडिया का रेसिडेंट हूं या नहीं हूं, व्हाई, बिकॉज मैं किसी ओपीसी में मेंबर अपॉइंट होना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा कि भाई मैं 14th ऑफ दिसंबर 2020 की बात कर रहा हूं, तो इससे प्रीवियस कैलेंडर ईयर कौन सा आएगा? इससे प्रीवियस कैलेंडर ईयर आएगा सर कि 1st ऑफ जनवरी 2019 को जो स्टार्ट हुआ है, और एंड कहां पे होगा वो 31st ऑफ दिसंबर 19। अरे सिंपल सी बात है ना यार, अरे देखो फिर से कंफ्यूज मत हो, आराम से। कब से देखूंगा मैं? 1st ऑफ जनवरी 2019, मतलब 1 जनवरी 2019 से लेके 31 दिसंबर 2019 तक का मेरा स्टेटस देखूंगा कि क्या मैं प्रीवियस कैलेंडर ईयर में इंडिया में 182 डेज से ज्यादा स्टे करता था या नहीं करता था। यदि मैं स्टे करता हूं तो यस, आई एम इंडियन सिटीजन एज वेल एज रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैं इंडियन सिटीजन के साथ साथ क्या माना जाऊंगा? रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी माना जाऊंगा। तो मेरे पास एलिजिबिलिटी है कि मैं क्या हो सकता हूं? उस ओपीसी में एज एन मेंबर अपॉइंट हो सकता हूं। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, क्या क्या बातें करी हमने। सबसे पहले तो नेचुरल पर्सन होना चाहिए, दूसरा इंडियन सिटीजन होना चाहिए, तीसरा रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चौथा पॉइंट कि भाई यदि मैं किसी एक कंपनी में एज एन मेंबर अपॉइंट हो गया हूं, मैं यदि किसी एक ओपीसी में यदि मेंबर अपॉइंट हो गया हूं, ध्यान से सुनना, बात को बहुत ध्यान से सुनना, लिखना कुछ भी नहीं है। यदि मैं किसी एक ओपीसी में एज एन मेंबर अपॉइंट हो गया हूं तो भाई कसम खा लेना यार, भगवान महाकाल का आशीर्वाद मिल गया है तुझे, अब तुम किसी दूसरी कंपनी में, किसी दूसरी ओपीसी में, नॉट कंपनी, किसी दूसरी ओपीसी में तुम मेंबर अपॉइंट नहीं हो सकते। मतलब 1% कंपनी मीन्स अ कंपनी वेयर 1% इज एन मेंबर इन ओनली वन ओपीसी, केवल और केवल एक ही ओपीसी में जो है वो मेंबर अपॉइंट हो सकता है। तो देखो ना यार, सर यदि मुझे कल में किसी दूसरी ओपीसी से ऑफर आता है और बोलता है कि भैया भैया आप हमारी भी कंपनी में, हमारी भी ओपीसी में एज एन मेंबर अपॉइंट हो जाओ, तो क्या मैं हो सकता हूं? क्या नहीं हो सकता हूं। लेकिन मुझे रिलायंस से ऑफर आता है कि आप हमारी कंपनी में एज एन मेंबर, एज एन शेयर होल्डर अपॉइंट हो जाओ, तो क्या मैं हो सकता हूं? हाँ हो सकता हूं। सो सिंपल, वहां के रिलायंस का एक शेयर मुझे अक्वायर करना है, एंड भाई रिलायंस का मैं क्या बन जाऊंगा? वहां पर मालिक बन जाऊंगा। तो सुन लो, ये बहुत छोटी छोटी मगर मोटी बातें, जैसे शक्तिमान बोला करता था भाइयों, कि यदि ओपीसी में कोई एक पर्टिकुलर पर्सन यदि मेंबर बन गया है तो भाई खत्म, अब वो किसी दूसरी ओपीसी में मेंबर नहीं बन सकता है। ठीक है, तो 1%
कंपनी मीन्स अ कंपनी वेयर वन पर्सन इज एन मेंबर ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर ओपीसी, वो किसी दूसरी ओपीसी में मेंबर अपॉइंट नहीं हो सकता है। ठीक है, ये बात तो हुई भाई हमारी मेंबर से रिलेटेड। अब बात करते हैं नॉमिनी से, है ना। सुन लेना ध्यान से, सारी चीजें दिमाग में जाएगी यार। बिलीव मी, दिस लेक्चर विल डेफिनेटली रिमेंबर फॉर होल ऑफ योर लाइफ, पूरी की पूरी लाइफ के लिए तुम लोगों को लेक्चर याद रहने वाला है। एंड डेफिनेटली ये बहुत जबरदस्त लेक्चर होगा। एंड ओपीसी लाइफ में बहुत बार काम आएगा तुमको ये ओपीसी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए अभी हम लोगों ने मेंबर की बात करी है। सेकंड हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन करेंगे भाई विद रिस्पेक्ट टू नॉमिनी। नॉमिनी के रिस्पेक्ट में हमको डिस्कशन करना है। सर नॉमिनी कौन होना चाहिए? सेम क्वालिफिकेशन होना चाहिए लाइक अ मेंबर, मतलब नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए, एंड जो 182 डेज वाली कंडीशन है वो भी उसको फुलफिल करना है। एंड साथ ही साथ यदि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन यदि किसी कंपनी में एज एन नॉमिनी अपॉइंट हो जाता है, सुनना ध्यान से, बहुत बड़ी बात है, यदि कोई पर्टिकुलर पर्सन यदि किसी कंपनी में नॉमिनी अपॉइंट हो जाता है तो वो किसी दूसरी ओपीसी में ना तो नॉमिनी अपॉइंट हो सकता है और ना ही मेंबर अपॉइंट हो सकता है। प्लीज मार्क वर्ड, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। यदि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन यदि किसी ओपीसी में नॉमिनी अपॉइंट हो जाता है भाई, तो वो दूसरी कंपनी में नॉमिनी भी अपॉइंट नहीं हो सकता है, और नॉमिनी तो छोड़ो सा, वो मेंबर भी अपॉइंट नहीं हो सकता है। तो ऐसी बात है कि यदि आप किसी पर्टिकुलर ओपीसी में मेंबर या नॉमिनी बन जाते हो तो अब आपके लिए दूसरी ओपीसी के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। हाँ, लेकिन प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी में तुम लोग जो है वो अपॉइंट हो सकते हो, वहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए साहब, अभी तक हम लोगों ने मेंबर और नॉमिनी के रिस्पेक्ट में जो जो डिस्कशन किया है, उन सारे डिस्कशंस को अपन लोग अपनी जो मेन प्रेजेंटेशन वाली स्क्रीन है वहां पे आके एक बार फटाफट से देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या डिस्कशन किया है। तो देखिए साहब, इफ यू आर एबल टू सी, फटाफट से देखिए, यहां पर लिखा हुआ है वन पर्सन कंपनी, और वन पर्सन कंपनी के रिस्पेक्ट में मैंने तुम लोगों को क्या बताया है, सेक्शन 2 क्लॉज 62 में दिया हुआ है कि जो मेंबर होगा, यहां पर नोट डाउन कर लेना भाई, के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, पर्टिकुलरली मेंबर्स के बारे में बात, वर्ष नहीं होगा, पर्टिकुलरली हम लोग मेंबर के बारे में बात कर रहे हैं। और क्या डिस्कशन कर रहे हैं देखिएगा साहब, सबसे पहले तो वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए, नॉट बी अ माइनर। भाई माइनर के अंदर तो कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं होती है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, बचपन बीत गया नलायको तुम्हारा। तो मेंबर जो है वो क्या होना चाहिए, नेचुरल पर्सन होना चाहिए, नॉट टू बी अ माइनर होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। और रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब क्या, पर्सन स्टे इन इंडिया एटलीस्ट 182 डेज इमीडिएटली प्रिसीडिंग कैलेंडर ईयर, इमीडिएटली प्रिसीडिंग कैलेंडर ईयर। अभी जस्ट मैंने इसका एग्जांपल तुम लोगों के सामने लिया था। एंड एंड वन पर्सन मींस ओनली वन ओपीसी, वन पर्सन मींस वन ओपीसी, वन पर्सन मींस वन ओपीसी में, किसी दूसरी ओपीसी में, सॉरी, रेदर देन सेइंग कंपनी, वो किसी दूसरी ओपीसी में ना तो मेंबर अपॉइंट हो सकता है और ना ही। फटाफट से इतना तुम लोग नोट डाउन करो, फिर आगे मैं बढ़ता हूं। फटाफट से नोट डाउन करो इसको। यस, आगे देखो क्या लिखा हुआ है। आगे इन्होंने बोला है दोस्तों कि ओपीसी शुड बी प्राइवेट कंपनी। ऑलवेज रिमेंबर कि भाई जो ओपीसी होगी वो हमेशा कौन सी कंपनी होगी, प्राइवेट कंपनी होगी। कभी भी कोई भी पब्लिक कंपनी ओपीसी नहीं हो सकती है। यदि कोई ओपीसी फॉर्म करना चाहता है, यदि कोई ओपीसी बनाना चाहता है, तो भाई ऑब्वियसली वो कौन सी कंपनी बनाएगा भाई, प्राइवेट कंपनी बनाएगा, प्राइवेट कंपनी। ठीक है, और कुछ लिमिटेशन है ओपीसी के। क्या लिमिटेशन है कि भाई जो ओपीसी होगी उसकी पेडअप शेयर कैपिटल जो है वो लेस देन इक्वल टू, उसकी जो पेडअप शेयर कैपिटल है वो कितनी होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू कितना, ₹50 लाख, लेस देन इक्वल टू ₹50 लाख। और एवरेज एनुअल टर्नओवर जो है वो लेस देन इक्वल टू कितना होना चाहिए, 2 करोड़। और ये सेम लिमिट तुम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगी जब हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे, सेक्शन 2 क्लॉज 85। जब हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे सेक्शन 2 क्लॉज 85 में, वहां पर तुम लोगों को ये डेफिनेशन डेफिनेटली ये लिमिट फिर से पढ़ने के लिए मिलेगी। और इस डेफिनेशन को क्या बोला जाता है भाई, स्मॉल कंपनी। 285 में किसकी डेफिनेशन हमको मिलेगी, स्मॉल कंपनी। नलायक को कुछ लोगों ने तो पढ़ रखी होगी। ठीक है, उसके बाद में भाई
ये फटाफट से इसको भी नोट डाउन करो। अभी तक वही डिस्कशन कर रहा हूं मैं जो तुम लोगों को ऑलरेडी मैं डिफाइन कर चुका हूं, ऑलरेडी मैं तुम लोगों को बता चुका हूं, उसी के बारे में मैं यहाँ कर रहा हूं। अब जो मेरा नेक्स्ट डिस्कशन आने वाला है विथ रिस्पेक्ट टू नॉमिनी, नॉमिनी के रिस्पेक्ट में डिस्कशन करने वाला हूं। एंड यहां पे तुम्हारे सामने आज एक फर्स्ट फॉर्म आने वाला है और ये फॉर्म नंबर तुम लोगों को याद करना। एंड बिलीव मी यार, मैं हूं ना, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा भाई है, याद हो जाएगा तुमको, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले सर ये फॉर्म कहां से आया? INC3 फॉर्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ INC? देखो INC ये हमारे कंपनी लॉ का सबसे पहला चैप्टर है ना, IN और INC स्टैंड फॉर इनकॉर्पोरेशन। INC क्या शो करता है? इनकॉर्पोरेशन। भाई जब तुम कंपनी इनकॉर्पोरेट करोगे, जब तुम ओपीसी इनकॉर्पोरेट करोगे, ओपीसी इनकॉर्पोरेट करते समय तुम लोगों को INC3 फॉर्म में नॉमिनी की कंसेंट लेनी। सर नॉमिनी की कंसेंट का मतलब क्या है? देखो मैं तुमको एक्सप्लेन करता हूं कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ नॉमिनी की। समझना भाई, मैं एक ओपीसी इनकॉर्पोरेट करना चाहता हूं जिसमें मैं एक मेंबर रहूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं, मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है भाई प्रतीक, प्रतीक को मैं बनाना चाहता हूं अपना नॉमिनी, अपनी कंपनी में नॉमिनी बनाना चाहता हूं। अब जब मैं तो प्रतीक को नॉमिनी बनाना चाहता हूं, पर प्रतीक की या नहीं है, क्या वो नॉमिनी बनना चाहता है या नहीं चाहता है, ये तो मुझे उससे पूछना पड़ेगा ना। तो भाई सबसे पहले क्या होगा, समझना बात को ध्यान से। मैं जब एक ओपीसी को इनकॉर्पोरेट करूंगा तो ओपीसी को इनकॉर्पोरेट करते समय मैं जिस पर्टिकुलर पर्सन को अपना नॉमिनी अपॉइंट करना चाहता हूं, उस नॉमिनी से मैं क्या करूंगा भाई, एक कंसेंट लूंगा। क्या लूंगा मैं? कंसेंट। तो साहब कंसेंट लेने के लिए एक प्रिस्क्राइब फॉर्म है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक फॉर्म प्रिस्क्राइब करके रखा है और उस फॉर्म का नंबर क्या है? INC3 फॉर्म। कौन सा फॉर्म है वो? INC3। उस INC3 फॉर्म में नॉमिनी जो है, नॉमिनी मतलब कौन? प्रतीक। प्रतीक जो है वो मुझे कंसेंट देगा कि यस गौरव माहेश्वरी, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड टू बिकम अ नॉमिनी इन योर ओपीसी। मैं तुम्हारी ओपीसी में नॉमिनी बनना चाहता हूं और ये भाई मैं कंसेंट अपनी INC3 फॉर्म में साइन करके तुम्हें देता हूं। तुम्हें मतलब किसे? मुझे देता है। अब मैं क्या करूंगा भाई, मैं जो कंसेंट मुझे नॉमिनी से मिली है उस कंसेंट को ले जाके मैं किसके पास रखूंगा? कंपनी के पास में। सर क्या बात कर रहे हो, ओपीसी में तो कंपनी भी आप हो, मेंबर भी आप हो, डायरेक्टर भी आप ही हो। अरे भाई ऐसा हो सकता है कि मैं केवल और केवल उस कंपनी में मेंबर रहना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि भाई मेरी कंपनी को मैनेज कोई और करे, तो उस केस में मैं क्या कर दूंगा, वहां पर डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता हूं। तो जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डायरेक्टर रहेंगे उनके सामने ले जाके मैं वो INC3 में जो कंसेंट मिली है मुझे नॉमिनी की, वो कंसेंट में दे दूंगा। अब कंपनी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग क्या करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उस कंसेंट को, एक और नया फॉर्म आएगा INC4 फॉर्म में। ठीक है, फिर से एक फॉर्म आएगा INC4 फॉर्म में, किसको फाइल कर देंगे? ROC को। और जब ROC को तुम लोग फाइल करोगे ना, तो भाई वहां पर लगेगा चंदा, वहां पर देना पड़ेगा तुम लोगों को नगद नारायण, रोकड़ा। बिकॉज बिना डोनेशन के, बिना दान दक्षिणा के ROC कोई भी फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती है। तो सुनना ध्यान से, पूरा की पूरा सिनारियो क्या है भाई, मुझे नॉमिनी अपॉइंट करना है। किसको अपॉइंट करना है? प्रतीक को। ऐसा तो मैंने सोचा कि आई वांट टू अपॉइंट नॉमिनी इन माय कंपनी टू मिस्टर प्रतीक, बट क्या प्रतीक की कंसेंट है या नहीं है? तो समझ लेना बात को ध्यान से। जब जब तुम किसी भी कंपनी में, किसी भी ओपीसी में नॉमिनी को अपॉइंट करना चाहते हो, तो अपॉइंट करने से पहले यारो नॉमिनी की कंसेंट लेना बहुत जरूरी है। और नॉमिनी अपनी कंसेंट किस में देगा? INC3 फॉर्म में देगा। और वो INC3 फॉर्म जो है वो मेंबर किसको कम्युनिकेट करेगा? अपनी कंपनी को, अपनी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करेगा। और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो जो कंसेंट मिली है नॉमिनी की, उस कंसेंट को INC4 फॉर्म में किसको कम्युनिकेट करेंगे भाई? वहां पर ROC को कम्युनिकेट करेंगे। एंड जब जब ROC को कम्युनिकेट करेंगे, जो भी रेलेवेंट फीस होगी, जो भी रेलेवेंट चढ़ावा होगा, वो चढ़ावा आपको चढ़ाना पड़ेगा। और ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के बाद में आप क्या कर सकते हो? पॉइंट कर सकते हो। तो हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कशन कर लिया है, फटाफट से देख लेते हैं एक बार प्रोविजंस क्या है। ऑल्दो तुमको बुक में कहीं पर भी इतना सारा लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन भाई पढ़ो तो ऐसा पढ़ो यार कि बाल की खान लिखा डिटेल में। 360 डिग्री एनालिसिस होना चाहिए भाई, हमको ऐसा ऊपर ऊपर नहीं पढ़ना है, अदरवाइज प्रॉब्लम आती है। अरे नालायक, मैं कुछ और थोड़ी बोल रहा हूँ, अदरवाइज प्रॉब्लम आती है, बस सिंपली इतना बोलना चाहता हूँ। ठीक है, यस सर। चलिए हम लोग देखते हैं फटाफट से कि क्या क्या प्रोविजंस थे, क्या क्या प्रोसीजर्स थे और किस किस तरीके से दिए हुए यहाँ पे। देखिए साहब, सबसे पहले इफ यू आर एबल टू सी, यहाँ पर
जो नॉमिनी है, नॉमिनी की रिटर्न कंसेंट चाहिए कि हमको किस फॉर्म में, INC फॉर्म। ठीक है, जो भी इनकॉर्पोरेशन वाले फॉर्म्स होते हैं है ना, उन सारे के सारे फॉर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं, INC। ठीक है, अभी और डिटेल में बताऊंगा जब हम लोग कंपनी इनकॉर्पोरेशन पढ़ेंगे, तब भी ये INC फॉर्म्स आने वाले। नाउ आगे देखिए यहाँ पे ये क्या बोलता है, नॉमिनी विल बिकम मेंबर। कब बनेगा नॉमिनी मेंबर, कब बनेगा? देखिए साहब फटाफट से, नॉमिनी मेंबर कब बनेगा ऑफ सच ओपीसी ओनली ऑन द डेथ ऑफ एग्जिस्टिंग मेंबर और हिज इनकैपेसिटी टू एक्ट एज अ मेंबर। वो जो नॉमिनी है वो नॉमिनी कब मेंबर बनेगा, या तो एग्जिस्टिंग मेंबर की डेथ हो गई है, या फिर एग्जिस्टिंग मेंबर इनकेपेबल हो गया है। इनकेपेबल मतलब सेक्शन नंबर 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन नंबर 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और जिसका नाम था भाई कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी। मतलब उस मेंबर के अंदर क्या खत्म हो गई है, कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी खत्म हो गई। लाइक इंसॉल्वेंट हो गया है, धूर्त हो गया है, मूर्ख हो गया है, पागल हो गया है, बावला हो गया है, तो उस केस में अब वो जो मेंबर है वो मेंबर क्या हो जाएगा, इनकेपेबल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, मेंबर विल फाइल INC3, member will file INC3 with ROC along with 5+, ये इनकॉर्पोरेशन फॉर्म होता है जिसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। INC33 तो हम लोग EMOA बोलेंगे, INC34 तो हम लोग EAOA बोलेंगे, और एक और नया फॉर्म है भाई जिसका नाम है अजाइल प्रो या एजाइल प्रो। अरे जाहिल नहीं है नालायक, एजाइल प्रो या अजाइल प्रो। ठीक है, एजाइल प्रो या अजाइल प्रो, ये वाला जो पर्टिकुलर फॉर्म है, पर्टिकुलर फॉर्म भी हम लोग क्या करेंगे वहां पे फाइल करेंगे। ठीक है, चलिए साहब देखो पूरा की पूरा यहां पर हम लोग सिनेरियो समझते हैं। अब क्या हुआ, इफ नॉमिनी ने यदि अपना नॉमिनेशन जो नॉमिनी के पोस्ट पे था वो विड्रॉ कर लेता है। क्यों विड्रॉ कर लेता है, बोले प्रतीक बोलेगा भाई कि गौरव ने क्या किया कि कंपनी में मेंबर तो खुद है लेकिन मुझे क्या अपॉइंट कर दिया है नॉमिनी, और बोले मैं मेंबर कब बन पाऊंगा, बोले केवल और केवल तब या तो बोले इस पर्टिकुलर बंदे की डेथ हो जाएगी, या ये पर्टिकुलर बंदा क्या हो जाएगा भाई, इनएबल हो जाएगा, या इनएबिलिटी को अट्रैक्ट कर लेगा, तभी मैं इस कंपनी का क्या बन सकता हूं, मेंबर। अब चूंकि जब तक ये दोनों में से कोई भी एक सर्कमस्टांसेस नहीं होते तब तक बोले मैं नॉमिनी की नॉमिनी रहूंगा। एंड नॉमिनी की नॉमिनी रहने के साथ साथ ना तो मैं किसी नई कंपनी में मेंबर बन सकता हूं और ना ही किसी नई कंपनी में मैं क्या बन सकता हूं, नॉमिनी बन सकता हूं। यार हो सकता है वो मिस्टर प्रतीक को किसी नई कंपनी से मेंबर बनने का ऑफर आ रहा है, नई ओपीसी में मेंबर बनने का ऑफर आ रहा है, तो क्या प्रतीक अभी मेंबर बन पाएगा क्या, नहीं। क्यों नहीं बन पाएगा, बिकॉज वो अभी मेरी कंपनी में क्या है, नॉमिनी है। तो चूंकि वो अभी मेरी कंपनी में नॉमिनी है इसीलिए वो नई कंपनी में मेंबर नहीं बन सकता है, इसीलिए ही wants to withdraw his consent, जो उसने कंसेंट दी थी, नॉमिनी बनने की कंसेंट दी थी, उस कंसेंट को क्या करना चाहता है भाई, विड्रॉ करना चाहता है। तो जब वो उस कंसेंट को विड्रॉ करना चाहेगा तो कैसे विड्रॉ करेगा, और जब उसने विड्रॉ कर लिया एज एन पोस्ट ऑफ नॉमिनी, नॉमिनी की पोस्ट से यदि उसने विड्रॉ कर लिया तो फिर उस केस में क्या होगा भाई, फिर से एक नया नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा, और नए नॉमिनी को अपॉइंट करने का प्रोसीजर सेम एज अबव, मतलब जैसा मैंने तुम लोगों को बताया था INC3 के साथ साथ INC4 जो है वो क्या करना, फाइल करना पड़ेगा। देखो साहब सबसे पहले यहां पे इन्होंने क्या बोला है कि यदि नॉमिनी अपनी कोई कंसेंट को क्या करना चाहता है भाई, विड्रॉ करना चाहता है, तो नॉमिनी जो है वो कम्युनिकेट करेगा किसको, मेंबर को। और जिस दिन उसने मेंबर से कम्युनिकेट किया उससे 15 डेज के अंदर अंदर, सुन लेना बहुत इंपॉर्टेंट डेज है, कि मान लीजिए कि आज प्रतीक ने मुझे बोला कि भाई गौरव मैं तेरी कंपनी में एज ए नॉमिनी नहीं रहना चाहता हूं, मैं अपने कंसेंट को क्या करना चाहता हूं, विड्रॉ करना चाहता हूं, और ये ले भाई मेरा INC3 में देखो फाइल कर देता हूं कि मैंने अपनी कंसेंट को क्या कर लिया है, विड्रॉ कर लिया है। तो जैसे ही ये बात व्हेन आई कम्स टू नो, मेरी नॉलेज में आई, विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एंड अपनी कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे ही मैंने ये चीज कम्युनिकेट कर दी मेरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या कंपनी को, तो उस केस में विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन, किसके कम्युनिकेशन से, मेरे मेंबर के कम्युनिकेशन से, 30 डेज के अंदर अंदर ठीक इसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा भाई ROC को। और जब ROC को कम्युनिकेट करेंगे तो यहां पर एक फॉर्म लगेगा, आएगा वो आगे, फॉर्म को बोलेंगे हम लोग I4 फॉर्म। कौन सा फॉर्म बोलेंगे यारो हम लोग उसको, INC4 फॉर्म का नाम देंगे। एंड जब जब ROC के पास तुम लोग कोई भी फॉर्म फाइल करोगे इस फॉर्म के साथ लगेगी भाई फीस।
फीस मतलब लगेगा चढ़ावा, चढ़ावा मतलब लगेगा डोनेशन, डोनेशन मतलब लगेगा भाई नगद नारायण। ये सारी की सारी चीजें जो है वो तुम लोग क्या करनी पड़ेगी, वहां पे फाइल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो साहब यहाँ पर, और जब एक नॉमिनी गया उसकी जगह पे तुम लोगों को नए नॉमिनी को लाना है, तो भाई सेम प्रोसीजर, अपॉइंटमेंट ऑफ नॉमिनी, आईएनसी 3 में हम लोग क्या लेंगे, उसके रिटर्न कंसेंट, एंड फाइलिंग ऑफ न्यू नॉमिनी फॉर्म, आईएनसी 4 आरओसी को फाइल। ये मेंबर कंपनी को कितने डेज में कम्युनिकेट करेगा, 15 डेज में फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन। और जैसे ही कंपनी को ये रिसीव हुआ उससे 30 डेज के अंदर अंदर कंपनी इसको फाइल कर देगी यहाँ पर आरओसी को। ये सारी की सारी चीजें ध्यान रखना है। अब क्या हुआ भाई देखो, अब सुनना ध्यान से क्या सिनेरियो चलने वाला। चेंज ऑफ नॉमिनी बाय मेंबर, मतलब मेंबर को लगता है कि भाई कोई जो नॉमिनी है वो नॉमिनी सही से काम नहीं कर रहा है, या हो सकता है वो नॉमिनी इतना कैपेबल नहीं हो कि वो फ्यूचर में मेंबर बन सके। तो यदि मान लीजिए मेंबर किसी नॉमिनी को चेंज करना चाहता है तो सेम फॉर्मेट अगेन, सबसे पहले वो जो नए नॉमिनी जिसको हम लोग अपॉइंट करेंगे उससे हम लोग क्या लेंगे, आईएनसी 3। आईएनसी 3 मेंबर जो है वो कंपनी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कम्युनिकेट करेगा, और कंपनी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आईएनसी 4 अलोंग विद आईएनसी 3, अलोंग विद आईएनसी 3 इसको फाइल करेंगे आरओसी के पास में। और जब आरओसी के पास में फाइल करेंगे तो जो भी फीस वगैरह होगी वो सारी की सारी फीस वगैरह का भी पड़ेगा। ठीक है, अब यदि मान लीजिए क्या होता है यहाँ पर, डेथ ऑफ मेंबर, यदि किसी पर्टिकुलर मेंबर की डेथ हो जाती है तो डेथ के केस में क्या होगा भाई, नॉमिनी बिकम मेंबर, नॉमिनी जो है वो मेंबर बन जाएगा। और चूंकि अब नॉमिनी की पोस्ट खाली हो गई है तो उसकी जगह पे हमको क्या करना पड़ेगा, एक नए पड़ेगा। ठीक है, एक नए नॉमिनी को appoint करना पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, इट्स ऑल अबाउट वन पर्सन कंपनी। ये पूरा की पूरा जो डिस्कशन था किसके रिस्पेक्ट में था, वन पर्सन कंपनी के रिस्पेक्ट में। सर एक बात बताओ ना, हमारी नोट्स में हमको ये डिस्कशन कहाँ पे मिलेगा यार, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। लेकिन चाहे तुम मॉड्यूल देख लो, चाहे तुम तुम्हारे नोट्स देख लो, कहीं पर भी तुमको ये जितने फॉर्म्स, जितनी डिटेलिंग मैंने तुम लोगों को बताई है कहीं पर भी नहीं मिलने। तो प्लीज 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 आप इन सारी डिटेलिंग्स को नोट करना, एंड यदि नोट नहीं कर पा रहे हो प्लीज मुझसे डिमांड कर लेना, मैं तुम लोगों को नोट सेंड कर दूंगा, बिकॉज दिस इज समथिंग गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट यार। लाइफ में हो सकता है सीएस बनने के बाद में तुम यदि रिलायंस में जॉब करने चले जाओ और वहां पे मुकेश अंबानी जी पूछते तुमसे, मुकेश अंबानी के, अब तो मुकेश अंबानी का लड़का भी और उसके लड़के का भी लड़का हो गया, मतलब मुकेश अंबानी का पोता यदि तुमसे पूछ ले कि भैया भैया दीदी दीदी मेरे को एक ओपीसी इनकॉर्पोरेट करना है, हाउ टू इनकॉर्पोरेट ओपीसी एंड व्हाट आर द प्रोसीजर, व्हाट आर द लीगल रिक्वायरमेंट, सही सही बता दो मैं तुम्हारा इंक्रीमेंट कर दूंगा। अरे बाप रे, अब क्या कैसे कॉन्सेप्ट काम आ जाए वी डोंट नो। ओके, सो इसीलिए ओपीसी के कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में पढ़ना। अभी मैं फटाफट से तुम लोगों को नोट्स में बता देता हूँ कि हमको ये नोट्स में कहाँ पे मिलने वाला है ओपीसी का पूरा की पूरा कॉन्सेप्ट, फटाफट से देखते हैं। ये हमारे नोट्स है भाइयों, और इट्स नोट्स के यस एग्जैक्टली पेज नंबर 14 पे, पेज नंबर 14 पे हमको पूरा की पूरा ओपीसी का कॉन्सेप्ट जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। पेज नंबर 14 पे पूरा की पूरा ओपीसी का कॉन्सेप्ट जो है वो डिटेल में देखने। ठीक है, और देखो सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, वन पर्सन कंपनी मीन्स अ कंपनी वेयर वन पर्सन इज एन मेंबर। और ये पब्लिक कंपनी नहीं होती है, ये कैसी होती है भाई, प्राइवेट कंपनी होती है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स अ कंपनी विच हैज ओनली वन पर्सन एज एन मेंबर वेयर लीगल एंड फाइनेंशियल लाइबिलिटी आर लिमिटेड टू द कंपनी ओनली एंड नॉट टू द पर्सन। सिंपल सी बात है भाई, प्राइवेट कंपनी होगी और प्राइवेट कंपनी भी कौन सी होगी, वो लिमिटेड बाय शेयर्स होगी। ठीक है, वन पर्सन कंपनी इज कंसिडर्ड एज प्राइवेट कंपनी, पहले ही बता दिया था मैंने तुम लोगों को। एलिजिबिलिटी फॉर फॉर्मेशन ऑफ ओपीसी, बोले ओपीसी बनाने के लिए कौन कौन एलिजिबल पर्सन रहेगा, सबसे पहली बात क्या बोल दी थी इन्होंने, नेचुरल पर्सन होना चाहिए। नेचुरल पर्सन के साथ साथ सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। तो बोले रेसिडेंट इन इंडिया का मतलब क्या, कि बोले इमीडिएट प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर में वो 182 डेज या उससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, 182 डेज या उससे ज्यादा होना चाहिए। एंड नॉमिनेशन फॉर ओपीसी, जो एलिजिबिलिटी एक ओपीसी के मेंबर की होती है कोई एलिजिबिलिटी किसकी, एक नॉमिनी भी होने वाली है। एंड सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि एक बार यदि तुम किसी कंपनी के किसी ओपीसी के मेंबर बन गए तो फिर तुम किसी दूसरी कंपनी में किसी दूसरी ओपीसी में मेंबर भी नहीं बन सकते और नॉमिनी भी नहीं बन सकते। ठीक है, फिर इसके बाद में यहाँ पर देके रखा है भाई इन्होंने फीचर्स ऑफ ओपीसी, एन इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन कैन इनकॉर्पोरेट वन पर्सन कंपनी, द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द ओपीसी आर लिमिटेड, लिमिटेड होती है। ओपीसी कैन बी फॉर्म्ड एज अ प्राइवेट कंपनी, ये कैन बी क्या, मस्ट बी फॉर्म एज एन प्राइवेट कंपनी। ठीक है, एटलीस्ट वन डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इन द बोर्ड ऑफ द ओपीसी, या तो वो खुद मेंबर भी हो सकता है या कोई दूसरा पर्सन भी हो सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई भी हो सकता है। ठीक है, उसके लिए टेंशन मत।
देयर मस्ट बी 2 बोर्ड मीटिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार मार्क करके रखना, इज समथिंग गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे स्टार मार्क करके रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, बोले एक ओपीसी को मैक्सिमम कितनी मीटिंग करना, तो बोले मैक्सिमम की बात नहीं की, मिनिमम कितनी मीटिंग करना है, 2 मीटिंग करना है कैलेंडर ईयर। आगे बोलते हैं, 1 person कंपनी कैन बी फॉर्म ओनली 1 person, ओनली 1 OPC एंड गेट नॉमिनेशन इन ओनली 8 OPC एट अ टाइम, सिंपल सी बात। यहाँ पे माइनर जो है वो कोई भी नॉमिनी भी अपॉइंट नहीं हो सकता है, ओपीसी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू सेक्शन 8 कंपनी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी है, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। कभी भी ओपीसी जो है वो सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकती है, कभी भी ओपीसी जो है वो सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकती, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको मार्क कर लेना। ओपीसी कैन नॉट कैरिड आउट एनबीएफसी, ओपीसी जो है वो कभी भी एनबीएफसी टाइप का बिजनेस भी नहीं कर सकती। ठीक है, और ये जो लिमिट्स थी, ये लिमिट्स हम लोगों ने पढ़ ली थी भाई, ये लिमिट हम लोगों ने पढ़ ली थी ओपीसी कि आप ओपीसी तभी माने जाओगे जब आप कौन सी कंपनी हो, स्मॉल कंपनी। यदि आपने स्मॉल कंपनी की लिमिट को क्रॉस कर दिया तो फिर अब कंपलसरीली तुमको क्या लाना पड़ेगा, वहां पर 2 मेंबर लाने पड़ेंगे, एक मेंबर का मतलब यू कैन नॉट कंटिन्यू योर कंपनी, वहां पर आपको प्राइवेट कंपनी फॉर्म करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद में स्पेशल नोट क्या बोला है, in terms of rule number 3 of the companies incorporation rule, only a natural person who is an Indian citizen and resident is eligible to incorporate OPC। भाई हमने कुछ गलत बात बोल दी, ठीक है, इन एग्जाम में यहां से एक सेपरेट क्वेश्चन आता है, ध्यान से, इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट, सर हर एक चीज को इंपॉर्टेंट बोलते हो, कोई बात नहीं, इट्स अगेन इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ध्यान से पढ़ना। द फॉलोइंग रिलैक्सेशन हैव बीन ग्रांटेड टू ओपीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ कंप्लायंस इन, पहला, पहला क्या बोलता है, OPC is not required to hold annual general meeting like a private और public company। OPC को कभी भी एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करने की जरूरत नहीं होती है, क्यों, क्योंकि भाई एक ही मेंबर है, क्या एक मेंबर खुद के लिए क्या मीटिंग कंडक्ट, यार नॉर्मल साल में 2 कैलेंडर ईयर में, एक कैलेंडर ईयर में 2 मीटिंग कंडक्ट कर लो, लेकिन भाई तुमको एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करने की जरूरत नहीं है, जब हमने तुमको छूट दे दी, इसी बहाने जाओ तुम्हें माफ किया, दिल अपना साफ किया, बोल दिया हम लोगों ने माफ। ठीक है, आगे इन्होंने क्या बोला है, रिलैक्सेशन विथ रिगार्ड्स टू होल्डिंग बोर्ड मीटिंग, केवल और केवल 2 बोर्ड मीटिंग होल्ड करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बोर्ड रिपोर्ट कैन बी साइंड ओनली बाय 1 डायरेक्टर, अरे भाई 1 डायरेक्टर ही साइन कर दे, सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वहां पर कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बनाने की जरूरत नहीं है, whenever you will prepare your financial statement like बैलेंस शीट बनाओगे, एसपीएल बनाओगे, एसपीएल मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, फिर वहां पर तुम लोग नोट्स टू दी अकाउंट्स बनाओगे, जो भी बना रहे हो, लेकिन तुम लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। एंड नेक्स्ट, साइनिंग ऑफ एनुअल रिटर्न एक्सेट्रा, तो जो मेंबर होगा भाई, जो डायरेक्टर होगा वही क्या कर सकते हैं, तुमको कोई एडिशनल वहां पे साइन रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो इट्स ऑल अबाउट 1 पर्सन कंपनी, बाकी का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर गाइस, एंड जो भी तुम्हारे डाउट्स है, सारे के सारे डाउट्स तुम लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं सारे के सारे डाउट्स को पर्सनली आंसर कर दूंगा, एंड इफ यू फील कंफर्टेबल तो भाई जो भी तुम्हारा व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप पे तुम लोग डाउट्स सॉल्विंग के लिए सेंड कर सकते हो सकता है तुम्हारे जो डाउट्स है वो डाउट्स किसी और का भी हो, लेकिन वो गरीब पूछ नहीं पाया हो। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे ट्यून।